प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे बंगाल में होने वाली पहली क्रांति के बारे में। हम सब जब भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1526 के पानीपत के युद्ध में विजयश्री को प्राप्त करके बाबर ने की थी, उस मुगल साम्राज्य का अवसान औरंगजेब के बाद के जो उत्तरवर्ती मुगल शासक आए उनके समय में पूर्णतया हो गया। बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम से लेकर बहादुर शाह जफर तक लगभग दर्जन भर शासक हुए, जिनमें मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने 1719 से 1748 तक शासन किया था, इसके शासनकाल में कहा जाता है कि सद्गुणों का पलायन हुआ था। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में, सादत खान बुरहानुल मुल्क ने अवध में और मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान ने बंगाल में एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। आरंभ में बंगाल की बागडोर मुर्शीद कुली खान के हाथ में रही और 1727 में उसका दामाद सुजाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना। तत्पश्चात सरफराज खान, जो कि सुजाउद्दीन का पुत्र था, वह शासक रहा। लेकिन 1739-40 की अवधि में बंगाल में एक रक्तहीन क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद अली वर्दी खान के हाथों बंगाल की बागडोर आई। अली वर्दी खान ने 1739-40 से लेकर 1756 तक, यानी अपनी मृत्यु तक, सफलतापूर्वक बंगाल में शासन किया। लेकिन इस नवाब के कोई पुत्र नहीं थे। इसकी 3 पुत्रियां थीं, जिनमें पहली पुत्री नवाजिश की विधवा घसीटी बेगम थी, एक महत्वाकांक्षी महिला थी। दूसरी बेटी के पुत्र शौकत जंग थे, जो पूर्णिया के सूबेदार थे, और तीसरी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला था, जो कि नवाब के साथ रहा करते थे। 1756 में जब अली वर्दी खान बीमार पड़ा, उस वक्त यह अफवाह फैली कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, तो जो अलग अलग उसके गद्दी के दावेदार थे वे लॉबिंग करने लगे। लेकिन यह कहा जाता है कि अली वर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटे नाती सिराजुद्दौला को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और उसे इस बात को लेकर चेतावनी भी दी थी कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, अगर उनको छेड़ोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कालांतर में परिस्थितियां ऐसी बनी कि सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ उलझना पड़ा, जिसकी परिणति 1757 की प्लासी के युद्ध को हम देखते हैं। जो अंग्रेज इतिहासकार हैं वे नवाब सिराजुद्दौला को, जो कि 1756 में बंगाल के नवाब बने थे, उन्हें क्रूर प्रोजेक्ट करने का वे प्रयास करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि बंगाल में जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, उसके पीछे की परिस्थितियां क्या थी। अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम पर ध्यान दें तो जो सिराजुद्दौला की बड़ी मौसी थी और अली वर्दी खान की बेटी थी घसीटी बेगम, उसने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था, जिसको मुराउद्दौला के नाम से जाना जाता है, और उम्र में वह सिराजुद्दौला से भी छोटा था। और घसीटी बेगम का यह कहना था कि मुराउद्दौला, जो कि अली वर्दी खान का सबसे छोटा नाती होगा, उसको गद्दी मिलनी चाहिए। यानी इसको आगे करके, इसको प्रोजेक्ट करके घसीटी बेगम लॉबिंग कर रही थी। दूसरा, पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग भी दावेदारी कर रहा था, और तीसरा सिराजुद्दौला, जो कि अली वर्दी खान के साथ रहा और उसे कथित तौर पर अली वर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।
जबकि दरबार में नवाब का सेनापति और अली वर्दी खां का बहनोई मीर जाफर भी महत्वाकांक्षा को पाले हुए था कि उसे भी बंगाल की गद्दी मिल सकती है। यानी इस तरह की परिस्थितियां थीं। और जब 1756 में अली वर्दी खां का देहांत हुआ, उस वक्त अंततः गद्दी सिराजुद्दौला को मिली। चाहे उसके लिए उसे लोगों को मान मनौवल करना पड़ा या जो भी परिस्थितियां रही हों, अंततः गद्दी सिराजुद्दौला को मिली और एक युवा नवाब बंगाल को मिला। लेकिन सिराज का अंग्रेजों के प्रति संदेह हमेशा बना रहा, क्योंकि यह एक ऐसा वक्त था जब दक्षिण में अंग्रेज फ्रांसीसियों से उलझ रहे थे। उनके बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही थी। 2 युद्ध हो चुके थे और तीसरी की परिस्थितियां बन रही थी। ऐसे में सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के प्रति संदेह करना स्वाभाविक था। और जब सिराजुद्दौला नवाब बना, उस वक्त अंग्रेजों ने उसे किसी तरह का नजराना पेश नहीं किया, जबकि वे बंगाल में एक व्यापारी के तरह रह रहे थे। इससे भी कहीं न कहीं सिराजुद्दौला के मन में अंग्रेजों के प्रति अच्छी भावना नहीं थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब एक बार उसने कासिम बाजार की कोठी का अवलोकन करना चाहा, तो अंग्रेजों ने उसे अवलोकन करना भी नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त मुगल शासक फर्रुख सियर ने 1717 में एक शाही फरमान की घोषणा की थी। उसे एक भयंकर फोड़ा हो गया था, जिससे एक अंग्रेज डॉक्टर ने उसे मुक्ति दिलाई और इसके एवज में उसने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में पूरे बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसको दस्तक भी कहा जाता है, फ्री पास भी कहा जाता है। और इस दस्तक का दुरुपयोग इस समय से हो रहा था, इस समय होने लगा था, जिससे निश्चय ही बंगाल के राजस्व पर प्रभाव पड़ा था। इस फ्री पास का दुरुपयोग अंग्रेज कर रहे थे और ऐसे में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज था। अंग्रेज फ्री पास दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। इसके अलावा कृष्ण वल्लभ, जो कि घसीटी बेगम का दीवान राजवल्लभ का पुत्र था, वह एक करप्शन के केस में फंसा हुआ था और उसे सिराजुद्दौला दंडित करना चाहता था, लेकिन वह अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया था और अंग्रेजों ने उसे अपना संरक्षण प्रदान किया। इससे भी सिराजुद्दौला खासा नाराज था। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे अपनी कोठी में, और जब सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों को भेजा कि आप व्यापारी हैं, आपको यहाँ पर किलेबंदी की क्या जरूरत है, आपके सुरक्षा के लिए हम हैं। लेकिन एक उद्दंड अंग्रेज ने कहा कि इस गड्ढे को हम भर तो देंगे, लेकिन नवाब के सैनिकों के सिर से हम इस गड्ढे को भरेंगे। इस तरह की उद्दंडता या इस तरह की धृष्टता तत्कालीन समय में अंग्रेजों के द्वारा की गई। और ऐसे में एक घटना घटित हुई जिसको इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। कासिम बाजार की कोठी और कलकत्ता पर जब सिराजुद्दौला का प्रभाव स्थापित हुआ, उस समय कहा जाता है कि 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने जब हमला बोला तो अंग्रेज फुल्टा टापू में भाग गए। लेकिन जो अंग्रेज बचे, ये 20 जून की घटना है, जब 20 जून को सिराजुद्दौला का अधिकार अंग्रेजों की कोठी पर हो गया था। उस समय एक घटना का जिक्र हॉलवेल करते हैं। बाद के शोध में ये बात सामने आई है कि हॉलवेल एक झूठा व्यक्ति था, लेकिन हॉलवेल ने कथित तौर पर इस समय कहा कि एक 18 बाई 14 फीट 10 इंच के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया जून की उमस भरी गर्मी में, और उसमें अगले दिन 123 व्यक्ति मृत पाए गए और 23 व्यक्ति जीवित पाए गए। ये आरोप हॉलवेल का है सिराजुद्दौला के प्रति, यानी वह एन केन प्रकारेण
यह सिद्ध करना चाहता है कि सिराजुद्दौला एक क्रूर शासक था, जबकि काल कोठरी की जो घटना अगर हुई भी होगी तो इसके लिए नवाब दोषी नहीं था। जो भी कृत्य हुआ था उसके सैनिकों ने किया था, लेकिन जो साम्राज्यवादी लोग थे, हॉलवेल था, वह सिराजुद्दौला को क्रूर प्रोजेक्ट करना चाहता था और इस झूठ को बड़ा प्रचारित करना चाहता था। जैसे हम बाद के दिनों में देखते हैं कि हिटलर का एक प्रचार मंत्री था गोबिल्स, उसका कहना था कि झूठ को तब तक दोहराओ जब तक कि वह सच ना हो जाए। जैसा आजकल हम विज्ञापन में देखते हैं, विज्ञापन में हमारे सामने झूठ आता है बार बार और बाद में हम उस झूठ को स्वीकार करने लगते हैं। इसी तरह हॉलवेल ने इस घटना को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, प्रचारित किया, और जब यह घटना मद्रास तक पहुंची, मद्रास दक्षिण भारत में अंग्रेजों का एक गढ़ था, तो वहां से दो सेनाएं चली, एक जल मार्ग से और दूसरा थल मार्ग से। और जब ये सेना बंगाल पहुंची और एक युद्ध की स्थिति, एक संघर्ष की स्थिति नवाब की सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच हुई, तब एक अलायंस हो गया, एक संधि हो गई, जिसको अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता का नाम सिराजुद्दौला ने अलीवर्दी के नाम पर चेंज करके अलीनगर कर दिया था। तो अलीनगर की जो संधि हुई उसमें जो शर्तें थी, जो कंडीशन थी, उसमें यह कहा गया था कि नवाब उसके पूर्व की सुविधाएं जो अंग्रेजों को मिल रही थी उसको स्वीकार करे, साथ ही साथ दस्तक यानी फ्री पास का जिस तरह से पहले उपयोग अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था वह करने की अनुमति दे, उन्हें क्षतिपूर्ति दे, किलाबंदी करने का अधिकार दे, अपना सिक्का चलाने का अधिकार दे। ये शर्तें उन्होंने सिराजुद्दौला के समक्ष रखी। यहाँ पर एक बात रिमार्केबल है कि जो समकालीन ग्रंथ हैं, सियारुल मुताखरीन, रियाजुस सलातीन, इसमें कहीं भी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना का जिक्र नहीं किया गया। अगर एक घटना हुई होती तो उस समय के ग्रंथों में भी इसका जिक्र होना था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की जो घटना है वह हॉलवेल के द्वारा रचित एक कपोल कल्पना थी। अलीनगर की संधि की शर्तों को एक ड्राफ्ट का रूप दे दिया गया, दोनों के हस्ताक्षर उसमें हुए, लेकिन अंग्रेज अब इस ताक में थे कि वे सिराजुद्दौला पर यह आरोप लगाएं कि आपने अलीनगर की शर्तों का, संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। और बाद में ऐसा हुआ भी। जब हम प्लासी के युद्ध के तात्कालिक कारणों की बात करते हैं तो उसमें यह बात सामने आती है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर यह आरोप लगाया कि आपने अलीनगर की शर्तों, संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह दोषारोपण किया गया और इस दोषारोपण के पूर्व एक षड्यंत्र रचा गया था जिसमें नवाब सिराजुद्दौला के जितने भी विरोधी थे, चाहे वो जगत सेठ हो, मीर जाफर हो, इन सबको अंग्रेजों ने अपनी ओर मिलाया। और ये जो फिक्सिंग हुआ मीर जाफर, जगत सेठ, राजवल्लभ और अंग्रेजों के बीच, ये सारा मामला जब अमीचंद को पता चला तो अमीचंद ने कहा कि हमारा हिस्सा क्या होगा। उसने कहा मैं नवाब को सारा बात बता दूंगा। उसको क्लाइव ने, जो कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक व्यक्ति था, ब्रिटिश राज्य का भारत में संस्थापक माना जाता है, उसने रोका और कहा कि तुम्हें भी संतुष्ट किया जाएगा, तुम्हारी क्या डिमांड है। उसने भी अपनी डिमांड अंग्रेजों के समक्ष रखी और क्लाइव ने यहाँ पर दो ड्राफ्ट तैयार कराया, एक सफेद कागज पे जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था और दूसरा एक रंगीन कागज पे। वाटसन ने क्लाइव से कहा कि मैं रंगीन कागज पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा क्योंकि उसमें झूठी शर्तें हैं। तो क्लाइव ने एक फर्जी हस्ताक्षर उस पर कर लिया, यानी दो शर्त तैयार हुआ, एक सफेद कागज पर जो सही था, एक रंगीन कागज पे जो गलत था। अमीचंद की शर्तें रंगीन कागज पे थी और बाद में अमीचंद को मिला भी कुछ नहीं,
तो इस तरह युद्ध के पहले युद्ध को फिक्स कर लिया गया कि जो सेनापति है मीर जाफर वही गद्दारी करेगा और इस गद्दारी के एवज में अंग्रेज उसे बंगाल की नवाबी सौंपेंगे। 23 जून सन 1757 को जब युद्ध का एक वातावरण निर्मित हो गया तो इस डेट को प्लासी एक गांव था, वहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। एक तरफ की बागडोर राजवल्लभ के हाथ में थी, एक तरफ की बागडोर मीर जाफर के हाथ में थी और सामने अंग्रेज थे। अंग्रेजों की संख्या कम थी, नवाब की सेना बड़ी थी और बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि नवाब की सेना की विजय हो जाएगी, लेकिन गद्दार लोग नवाब की सेना में थे। सिर्फ मीर मदन और मोहनलाल वीरता से लड़े और ऐसा लगा कि दोपहर तक इस युद्ध का परिणाम सामने आ जाएगा, लेकिन मीर जाफर ने जिस तरह से गद्दारी की उससे नवाब की सेना की पराजय हुई। तकरीबन 500 सैनिक नवाब के मारे गए, 65 सैनिक अंग्रेजों के मारे गए और मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सिराजुद्दौला को महल भेज दिया गया था और सिराजुद्दौला को जब पता चला कि इस तरह का षड्यंत्र हुआ है तब वह महल से भागा। कहा जाता है कि जब आदमी का बुरा वक्त होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता। सिराजुद्दौला के साथ उसकी पत्नी लुत्फुन्निसा और एक नौकर, इतने लोग थे भागे, लेकिन उन्हें दबोच कर ले आया गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के पश्चात मारा गया, या हम ये कह सकते हैं कि वह षड्यंत्र का शिकार हुआ और 5 दिन बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसे बंगाल की पहली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके दूसरी कड़ी में हम लोग बात करेंगे सेकेंड रिवॉल्यूशन ऑफ बंगाल के बारे में। थैंक यू।